हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हिंट्स में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फिजिकल एजुकेशन एंड योगा यानी कि शारीरिक शिक्षा और योग की यूनिट नंबर 3 के 200 से अधिक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि पहले भी आपके परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं तथा आपकी आगामी सेमेस्टर परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है अतः राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत भारत देश से हुई थी अतः राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि के लिए कौन सा आसन उत्तम होता है? तो थायराइड ग्रंथि के लिए सर्वांगासन आसन उत्तम माना जाता है अतः राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं अगला प्रश्न है, योग किन किन शक्तियों का विकास कर सकते हैं? तो योग सभी प्रकार की शक्तियों जिसमें मानसिक शक्ति, गुप्त शक्ति तथा शारीरिक शक्ति सम्मिलित है, इनका विकास करते हैं अतः राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, योग कितने प्रकार का होता है? तो योग कुल 4 प्रकार का होता है अतः राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं अगला प्रश्न है, योग के 4 प्रमुख प्रकारों में निम्न में कौन शामिल नहीं है? तो योग के 4 प्रकार क्रमशः ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग तथा राजयोग होते हैं अतः योग के 4 प्रमुख प्रकारों में से भोग योग नहीं होता है अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, यम कितने प्रकार के होते हैं? तो यम के कुल 5 प्रकार हैं अतः राइट आंसर ऑप्शन डी। तथा अगला प्रश्न है, किस भाषा से योग शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो संस्कृत भाषा से योग शब्द की उत्पत्ति हुई है अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, युज का अर्थ क्या होता है? तो युज का अर्थ होता है जुड़ना, एक होना तथा मिलना अतः इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, यौगिक इनिमा के नाम से किस क्रिया को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बस्ती। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, योग नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऋषिकेश को योग नगरी के नाम से जाना जाता है अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तथा अगला प्रश्न है, अष्टांग योग का अंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, काम। काम अष्टांग योग का अंग नहीं होता है अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पूरक का क्या अर्थ होता है? तो पूरक का अर्थ होता है श्वास को अंदर लेना अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वहीं अगला प्रश्न है, पतंजलि योग सूत्र में कुल सूत्रों की संख्या कितनी है? तो 195 पतंजलि योग सूत्र में कुल सूत्रों की संख्या है अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्राणायाम में कितनी गतिविधियां होती हैं? तो प्राणायाम में कुल 3 गतिविधियां होती हैं अतः राइट आंसर ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, योग में कितने तत्वों का ज्ञान मिलता है? तो योग में प्रकृति, पुरुष व विवेक इन सभी का ज्ञान मिलता है अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, महाभूत कितने प्रकार के होते हैं? तो महाभूत 5 प्रकार के होते हैं जो कि क्रमशः हैं जल, पृथ्वी, आकाश, वायु तथा अग्नि। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन महाभूत नहीं है? तो जैसा कि आपको पता है, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु तथा अग्नि ये सभी महाभूत होते हैं जबकि धूमकेतु कोई महाभूत नहीं है अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार के कितने चरण होते हैं? तो सूर्य नमस्कार के कुल 12 चरण होते हैं अतः राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, हठ योग में अंगों की संख्या कितनी होती है? तो हठ योग में अंगों की संख्या कुल 6 होती है अतः राइट आंसर फर्स्ट। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, आधुनिक योग की शुरुआत किस सन में हुई थी? तो आधुनिक योग की शुरुआत सन 1893 में हुई थी अतः राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दिया गया है, योग शब्द किस धातु से बना है? तो योग शब्द युज धातु से बना है अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, योग चित्रवृत्ति निरोध है, यह कथन किसका है? तो यह कथन दिया गया था पतंजलि के द्वारा अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, योग समाधि है, यह कथन किसका है? योग समाधि है, यह कथन दिया गया था वेद व्यास के द्वारा अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, योग के कितने अंग होते हैं? तो योग के कुल 5 अंग होते हैं अतः राइट आंसर फर्स्ट। वहीं अगला प्रश्न है, समाधि के कितने प्रकार के हैं? तो समाधि 2 प्रकार की होती है, सविकल्प तथा सुषुप्ति निर्विकल्प। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, योग आध्यात्मिक कामधेनु है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो यह कथन दिया गया था डॉक्टर संपूर्णानंद जी के द्वारा कि योग एक आध्यात्मिक कामधेनु है। वहीं अगला प्रश्न है, योग कक्षा आमतौर पर किसके साथ प्रारंभ की जाती है? तो योग कक्षा आमतौर प्रार्थना के साथ प्रारंभ की जाती है अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न दिया गया है, ध्यान कितने प्रकार का होता है? तो ध्यान कुल 2 प्रकार का होता है अतः राइट आंसर डी। अगला प्रश्न है, 2 बार के भोजन में कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो कम से कम 2 बार के भोजन में 6 घंटों का समय होना चाहिए अतः राइट आंसर सी।
अगला प्रश्न है, भारतीय दार्शनिक परंपरा के कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय दार्शनिक परंपरा के कुल 3 भाग हैं, अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, मन के अंगों को कितने भागों में बांटा गया है? तो मन के अंगों को भी कुल 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से ध्यान के कितने प्रकार हैं? तो जैसा कि आपको पता होगा, ध्यान 2 प्रकार के होते हैं, निर्गुण ध्यान तथा सगुण ध्यान, अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, पतंजलि के अनुसार ज्ञान का वास्तविक स्रोत क्या है? तो पतंजलि के अनुसार ज्ञान का वास्तविक स्रोत आत्मा है, अतः राइट आंसर बी। अगला प्रश्न है, किसे शक्ति चालिनी क्रिया के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नौली क्रिया। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, निम्न में से एकाग्रता को बढ़ाने का सबसे अच्छा योग कौन सा है? तो एकाग्रता को बढ़ाने का सबसे अच्छा योग है भक्ति योग, अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं अगला प्रश्न है, वह आसन जो खाना खाने के उपरांत भी किया जा सकता है? तो वज्रासन एक ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है, अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बस्ती क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो बस्ती क्रिया 2 प्रकार की होती है, अनुआसन बस्ती तथा आस्थापन बस्ती। अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में से कौन प्राणायाम का प्रकार नहीं है? तो प्राणायाम के प्रकार में अस्तेय एक आपका प्राणायाम का प्रकार नहीं है, जबकि सूर्यभेदी, प्लावनी, अनुलोम विलोम ये सभी प्राणायाम के प्रकार में आते हैं। वहीं अगला प्रश्न है, 21 जून 2023 का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9वां। 21 जून 2023 को 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, महर्षि पतंजलि के अनुसार प्राणायाम के कितने प्रकार होते हैं? तो महर्षि पतंजलि के अनुसार प्राणायाम के कुल 4 प्रकार होते हैं। वहीं अगला प्रश्न है, नेति क्रिया किससे संबंधित है? तो नेति क्रिया नाक से संबंधित होती है, अतः राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, समाधि से पहले की अवस्था को क्या कहते हैं? तो समाधि से पहले की अवस्था को ध्यान कहते हैं, अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तथा अगला प्रश्न है, आसनों का राजन किसे कहा जाता है? तो शीर्षासन को आसनों का राजा कहा जाता है, अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस उपनिषद में ओंकार पर 4 चरणों का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मांडुक्यो उपनिषद पर 4 चरणों का उल्लेख किया गया है। वहीं अगला प्रश्न है, योग वशिष्ठ में निम्न में से किस पर बल दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ज्ञान योग पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नाड़ी 10 मुख्य नाड़ियों में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कूर्म। वहीं अगले प्रश्न की बात करें, तो अगला प्रश्न है, योग वशिष्ठ के अनुसार निम्न में से क्या ज्ञान भूमिका के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सद्भावना। अगला प्रश्न है, प्रसो उपनिषद के अनुसार मनुष्य को विभिन्न लोकों में ले जाने का कार्य कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उदान वायु। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार किस कारण से योग सिद्ध नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुक्ति पूर्वक कर्म। अगला प्रश्न है, धारणा सुचा योग्यता मनसा किसका परिणाम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राणायाम। अगला प्रश्न है, पतंजलि के अनुसार हेय हेतु निम्नलिखित में से किसका संयोग है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दृष्ट तथा दृश्य का। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम त्रय में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धारणा परिणाम। अगला प्रश्न दिया गया है, योग सूत्र के अनुसार श्रवण की देवी शक्ति प्राप्त करने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्रोत आकाश संबंध पर संयम। वहीं अगले प्रश्न की बात करें, तो अगला प्रश्न है, हठ प्रदीप्सिका के नादा अनुसंधान अभ्यास के प्रारंभ में किस प्रकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मेघ की ध्वनि। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, योग में ऋषियों ने 6 शत्रुओं की पहचान की है, निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं है? तो योग में ऋषियों के 6 शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मत्सर हैं, जबकि 6 शत्रुओं में अस्तेय व संतोष ये शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, योग में मन के केंद्रीकरण को क्या कहते हैं? तो केंद्रीकरण को समाधि तथा विकेंद्रीकरण को ध्यान कहते हैं। अगला प्रश्न है, योग में प्राण शक्ति पर नियंत्रण को क्या कहते हैं? तो योग में प्राण शक्ति पर नियंत्रण को प्राणायाम, जबकि योग में इंद्रियों का उनके विषय से निग्रह प्रत्याहार कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, आत्म संयम की वह साधना जिसमें निषेध होते हैं यम कहलाते हैं, अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, योग में निम्न में से कौन आदेश विधि सूचक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नियम। नियम आदेश विधि सूचक होता है, अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न दिया गया है, योग में शरीर की मुद्राओं को क्या कहते हैं? तो योग में शरीर की मुद्राओं को आसन कहते हैं। तथा अगला प्रश्न है, योग में प्राण शक्ति पर नियंत्रण को क्या कहते हैं? तो प्राण शक्ति नियंत्रण को प्राणायाम कहते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, उच्च रक्तचाप के निवारण अर्थ में कौन सा आसन करना चाहिए? तो उच्च रक्तचाप के निवारण के लिए ताड़ासन, वज्रासन, वक्रासन, कोड़ासन, शल्मासन, भुजंगासन, बालासन, सेतुबंधासन, शवासन ये सभी करना चाहिए। वहीं अगला प्रश्न है, उच्च रक्तचाप के निवारण अर्थ में कौन सा प्राणायाम करना चाहिए? तो उच्च रक्तचाप के निवारण के लिए अनुलोम विलोम खासकर तथा नाड़ी शुद्धि ये सभी करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, हाइपरटेंशन को निर्मूल करने के लिए कौन सा बंध और मुद्रा करनी चाहिए? तो मूल बंध नामक बंध और मुद्रा हाइपरटेंशन को निर्मूल करने के लिए करनी चाहिए। वहीं अगला प्रश्न है, अनिद्रा को दूर करने के लिए कौन सा आसन करना चाहिए? तो अनिद्रा को दूर करने के लिए ताड़ासन, भुजंगासन, धनुरासन, कटिचक्रासन, कोड़ासन, मंडूकासन, बालासन, शवासन ये सभी करना चाहिए। अगला प्रश्न है, अनिद्रा दूर करने के लिए कौन सा प्राणायाम करना चाहिए? तो अनिद्रा दूर करने के लिए अनुलोम विलोम, नाड़ी शुद्धि, भ्रामरी ये सभी प्राणायाम करने चाहिए। अतः राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं अगला प्रश्न है, अनिद्रा दूर करने के लिए कौन सा बंध एवं मुद्रा उपयोगी है? तो अनिद्रा दूर करने के लिए त्रिबंध एवं मुद्रा उपयोगी है। अतः राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वहीं अगला प्रश्न है, अनिद्रा को दूर करने के लिए कौन सा आसन नहीं करना चाहिए? तो अनिद्रा को दूर करने के लिए वज्रासन तथा पद्मासन नहीं करने चाहिए। अतः राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, श्वसन संबंधी रोग में कौन सा प्राणायाम किया जाता है? तो श्वसन संबंधी रोग में मस्तिका तथा सूर्यभेदी प्राणायाम किया जाता है। अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, स्व आत्माराम के अनुसार यम में कौन सा सर्वश्रेष्ठ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मिताहार। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, स्व आत्माराम के अनुसार योग साधना में मन किसके साथ निकटस्थ रूप में संबंध रहता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राण। अगला प्रश्न दिया गया है, किस ग्रंथ में आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी के रूप में व्यक्तियों के चारों प्रकारों का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भगवत गीता। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, योग दर्शन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस महर्षि को है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय जाता है। अतः इसका राइट आंसर है बी। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, योग जीवन आत्मा का मिलन है, यह परिभाषा किसमें बताई गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वेदांत में। अगला प्रश्न है, योग वह प्राचीन पथ है जो व्यक्तियों को अंधेरे से प्रकाश में लाता है, यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो यह परिभाषा दी गई थी एस राधाकृष्णन के द्वारा कि योग वह प्राचीन पथ है जो व्यक्तियों को अंधेरे से प्रकाश में लाने का कार्य करता है। अगला प्रश्न दिया गया है, भक्ति योग में किन बातों पर बल दिया जाता है? तो भक्ति योग में श्रद्धा पर, समर्पण पर तथा अवस्था पर बल दिया जाता है। अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सांख्य योग का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सांख्य का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान तथा इसमें कितने तत्वों का समावेश है? तो सांख्य योग में कुल 25 तत्वों का समावेश है। अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, यम योग साधन का कौन सा सोपान है? तो यम योग का प्रथम सोपान है। अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, यम का अर्थ किस प्रकार के संगम में लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी, यानी कि मन के, वचन के तथा कर्म के। अगला प्रश्न है, पुरुष व पुरुष विशेष के बीच का माध्यम क्या था? तो पुरुष व पुरुष विशेष के बीच का माध्यम प्रकृति थी। अतः राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। वहीं अगला प्रश्न है, संत व योगी मोक्ष प्राप्ति हेतु कौन सी क्रियाएं करते हैं? तो संत व योगी मोक्ष प्राप्ति के लिए ध्यान, तप, साधना ये सभी कार्य करते हैं। अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, मन को एकाग्रता के साथ एक विषय पर लगाना क्या कहलाता है? तो मन को एकाग्रता के साथ एक विषय पर लगाना ध्यान कहलाता है। वहीं अगला प्रश्न है, योग के कौन से आधार महत्वपूर्ण माने जाते हैं? तो योग के सामाजिक तथा नैतिक ये दोनों ही आधार महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं अगला प्रश्न है, अल्टांग योग का प्रथम अंग कौन सा है? तो अल्टांग योग का प्रथम अंग है यम। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, यम द्वारा योगी के मन में कौन कौन से भाव उत्पन्न होते हैं? तो यम द्वारा योगी के मन में शुभ भाव तथा आंतरिक भाव ये सभी भाव उत्पन्न होते हैं। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, पाणिनि के अनुसार योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो पाणिनि के अनुसार योग शब्द की उत्पत्ति युजुर योगे, युज सामदो, युज संयमनि इन सभी से हुई है। अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी।
अगला प्रश्न है योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो योग शब्द की उत्पत्ति युज धातु से हुई है, अतः राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न है योग का आदिवक्ता किसे माना जाता है? तो योग का आदिवक्ता हिरण्यगर्भ को माना जाता है, अतः फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है योग के प्रारंभ करने का उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथ में है? तो योग को प्रारंभ करने का उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है, अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं अगला प्रश्न है सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने योग का उपदेश किसको दिया था? तो सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने योग का उपदेश सूर्य को दिया था, अतः राइट आंसर बी। अगला प्रश्न है योग शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? तो योग शिक्षा का उद्देश्य अच्छा स्वास्थ्य होना, मानसिक स्वास्थ्य का अभ्यास करना तथा भावात्मक स्थिरता को प्राप्त करना होता है, अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। वहीं अगला प्रश्न है व्यक्ति के बैठने, खड़े होने, काम करने आदि के तरीकों को कोई ना कोई मुद्रा कहा जाता है, अतः इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है योग एक प्राचीन विज्ञान है जो शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं अगला प्रश्न है योग का अर्थ मन की क्षमता को बनाए रखना, जिसे कार्य करने की कुशल निष्पादन के रूप में जाना जाता है, तो उसे कहते हैं पुरुषव, अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न है किसने कहा है कि योग किसी व्यक्ति के विकास को एक ही जीवन या माह या किसी भक्त के शारीरिक अस्तित्व के कुछ घंटों में संकुचित करने का साधन है? तो यह कथन है स्वामी विवेकानंद जी का, अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है योग का अर्थ क्या होता है? तो योग का अर्थ होगा स्वयं को ऊपर उठाने की एक प्रक्रिया, अतः इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। वहीं अगला प्रश्न है आत्मा की सराहना करने के लिए तीन आदर्श मार्ग कौन कौन से हैं? तो आत्मा की सराहना करने के लिए तीन आदर्श मार्ग ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग होते हैं, अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न है चित्त के ऊपर नियंत्रण पाने की प्रक्रिया का नाम योग है, यह कथन दिया गया था महर्षि पतंजलि के द्वारा, अतः राइट आंसर ऑप्शन बी। वहीं अगले प्रश्न है जीवात्मा और परमात्मा का पूर्ण मिलन ही योग है, यह जीवन शक्ति का परम शक्ति के साथ एकाकार है, यह विचार किससे लिया गया? तो यह विचार लिया गया है विष्णु पुराण से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है मन को शांत करने की कुशल युक्ति का नाम योग है, यह विचार लिया गया है योग वशिष्ठ से, अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला कथन है जिसके आहार, विहार, विचार एवं व्यवहार संतुलित एवं संयमित हैं, जिनके कार्यों में दिव्यता, मन में सदा पवित्रता एवं शुभ के प्रति अभीष्पा है, जिसके शयन एवं जागरण अर्थपूर्ण है, वही सच्चा योगी है, यह कथन लिया गया था भगवत गीता से, अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं अगला प्रश्न है कुशल चित्त की एकाग्रता योग है, यह विचार लिया गया था वेदांत से, अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वेदांत के द्वारा बताया गया था जीवात्मा और परमात्मा का संपूर्ण रूप से मिलना ही योग कहलाता है, अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रकृति का पृथकत्व स्थापित कर दोनों का वियोग करके पुरुष का स्व रूप में स्थित होना योग है, उक्त विचार निम्न में से किसका है? तो यह विचार है सांख्य का। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है निम्न में से किसने योग की योगिश्चित्ती वृत्ति निरोध कहा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पतंजलि। वहीं अगला प्रश्न है स्थिर सुखम आसनम निम्न में से किस ग्रंथ में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी योग सूत्र में। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है निम्न में से कौन पेट के बल किए जाने वाले आसन निम्न में से शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी शवासन पेट के बल किए जाने वाले आसन में से नहीं है, अतः इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं अगला प्रश्न है पीठ के बल किए जाने वाले आसन निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मयूरासन, वक्रासन तथा कोड़ासन। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है निम्न में से कौन हाथ के बल पर किया जाने वाला आसन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी मयूरासन, बकासन, तोलासन व कोड़ासन, ये सभी हाथ के बल किया जाने वाला आसन है, अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा आसन घुटनों के बल किया जाता है? तो वज्रासन, सुप्त वज्रासन तथा उपरासन, ये सभी घुटनों के बल किया जाता है, अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा आसन पैरों के बल किया जाता है? तो पैरों के बल ये सभी आसन किए जाते हैं जिनमें गरुड़ासन, वृक्षासन, संतुलासन, नटराजासन, तारासन, त्रिकोणासन तथा चक्रासन आते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। वहीं अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा आसन सिर के बल किया जाता है? तो सिर के बल किए जाने वाले आसन में शीर्षासन तथा
ऊर्ध्व पद्मासन आते हैं। अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है पशुगत आसन में निम्न में से कौन शामिल है। तो पशुगत आसन में ये सभी आसन आते हैं जिनमें वृश्चिकासन, भुजंगासन, सिंहासन, सलमासन, मत्स्यासन, बकासन, कुक्टासन, मकरासन तथा हंसासन आते हैं। ये सभी पशुगत आसन कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं अगला प्रश्न है वस्तुवत आसन में निम्न में से कौन शामिल है। तो वस्तुवत आसन में हलासन, धनुरासन, आकर्ण धनुरासन, तोलासन, चक्रासन, नौकासन तथा दंडासन ये सभी वस्तुवत आसन में आते हैं। अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है निम्न में से कौन प्रकृति आसन का उदाहरण है। तो प्रकृति आसन में वृक्षासन, लतासन, ताड़ासन, अनंतासन, चंद्रासन, पर्वतासन, मंडूकासन, अधोमुख वृक्षासन ये सभी आते हैं। अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जितने भी वस्तुवत आसन होंगे उनके नाम में कोई ना कोई वस्तु आएगी, जैसे कि हल आसन तो इसमें हल आ रहा है, चक्रासन में चक्र आ रहा है, नौकासन में नौका यानी कि नाव आ रही है, तो ऐसे ही आप समझ लेंगे। और प्रकृति आसन में प्रकृति आसन के जो भी नाम होंगे उनमें कुछ ना कुछ प्रकृति से रिलेट करके वर्ड आएंगे, जैसे वृक्षासन में वृक्ष, लतासन में लता, तड़ासन में ताड़, चंद्रासन में चंद्र, पर्वतासन में पर्वत, तो ऐसे ही नाम आप देख लेंगे। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है गठिया या आर्थराइड्स के उपचार में कौन सा आसन उपयोगी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। तो गठिया या आर्थराइड्स के उपचार में ताड़ासन, जानु शीर्षासन, कटि चक्रासन, गौमुखासन, कोड़ासन, पाद हस्तासन ये सभी करने चाहिए। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है गठिया रोग के उपचार में कौन सा प्राणायाम उपयोगी है। तो गठिया रोग के उपचार में मस्तिका, सूर्यवेदी, उज्जाजयी ये सभी प्राणायाम उपयोगी हैं। अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है योग में 8 चक्र बनाए गए हैं, इनका वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है। तो योग में कुल 8 चक्र होते हैं, जो कि मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, हृदय चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र तथा सहस्रार चक्र होते हैं, तथा इनका वर्णन योग शास्त्र में किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं जो अगला प्रश्न दिया गया है उसमें पूछा था कि 8 चक्रों में कौन चक्र शामिल नहीं किए गए हैं। तो उनमें सुफल चक्र, उद्देश्य चक्र तथा संपत्ति चक्र ये सभी चक्र शामिल नहीं किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है शरीर में कितने कोष होते हैं। तो शरीर में कुल 5 कोष होते हैं, जिनके नाम क्रमशः हैं अन्यमय कोष, प्राणमय कोष, नोमन कोष, विज्ञानमय कोष तथा आनंदमय कोष। ये सभी 5 प्रकार के शरीर में कोष होते हैं। वहीं अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा है शरीर के 5 कोष में कौन कोष नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रोधमय कोष शरीर के 5 कोषों में नहीं आता है। अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है समाधि के कितने प्रकार होते हैं। समाधि 2 प्रकार की होती है, जिसमें पहला प्रकार है सविकल्प समाधि तथा दूसरा प्रकार है सुषुप्ति निविकल्प समाधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है मोटापा दूर करने के लिए कौन सा आसन नहीं करना चाहिए। तो मोटापा दूर करने के लिए सलमासन नहीं करना चाहिए। अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निष्काम कर्म योग निम्न में से किसमें वर्णित है। तो निष्काम कर्म योग श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित है। अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वहीं अगला प्रश्न है सभी कामना, वासना, आसक्ति तथा संकल्प विकल्प के जाल से मुक्त होकर चित्त को वृत्ति शून्य बनाकर शांत अवस्था को प्राप्त करने की चेष्टा को लय योग कहते हैं। अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है राजयोग का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। तो राजयोग का प्रमुख ग्रंथ पतंजलि योग सूत्र है। अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वहीं अगला प्रश्न है 4 पाद समाधि पाद, साधन पाद, सिद्धिपाद तथा कैवल्य पाद का वर्णन निम्न में से किस ग्रंथ में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पतंजलि योग सूत्र में। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है अंतःकरण के 4 भेदों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है। तो इसमें प्रलोभन नहीं शामिल है, जबकि मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार सम्मिलित हैं। वहीं अगला प्रश्न है राजयोग के अंतर्गत योगियों के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो योगियों के कुल 4 प्रकार बताए गए हैं राजयोग के अंतर्गत। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है मंत्र योग कितने मंत्रों से पूर्ण है। तो मंत्र योग कुल 16 मंत्रों से पूर्ण है, जिसके 16 मंत्र भक्ति, शुद्धि, आसन, पंचांग सेवन, आचार, धारणा, द्विदेश सेवन, प्राण क्रिया, मुद्रा, तर्पण, ध्वन, बलि, यज्ञ, जप, ध्यान तथा समाधि हैं। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है हठ योगी किसे हठ योग का प्रवर्तन मानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आदिनाथ श्री शिव जी को हठ योगी हठ योग का प्रवर्तक मानते हैं। अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
अगला प्रश्न है, प्राणायाम के 8 प्रकारों में निम्न में से कौन शामिल हैं? तो प्राणायाम के 8 प्रकार: सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, केवली। ये सभी प्राणायाम के 8 प्रकार होते हैं। अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, योग स्वयं ही स्वयं के माध्यम से स्वयं तक पहुंचने की यात्रा है, यह कथन लिया गया है गीता से। अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, योग का अर्थ समाधि है, यह विचार निम्न में से किसका है? तो यह विचार है व्यास का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्राणायाम की वृत्ति है? तो प्राणायाम की वृत्ति में वाहन वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति तथा स्तंभ वृत्ति आते हैं। अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। वहीं अगला प्रश्न है, देश काल एवं संख्या की दृष्टि से प्राणायाम के प्रकार में शामिल है। तो प्राणायाम के प्रकार में देश परिदृष्टि, काल परिदृष्टि तथा संख्या परिदृष्टि ये सभी शामिल है। अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, हमारे शरीर की 3 प्रमुख नाड़ियों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भेरी। भेरी हमारे शरीर की 3 प्रमुख नाड़ियों में शामिल नहीं है तथा हमारे शरीर की 3 प्रमुख नाड़ियाँ इड़ा, सुषुम्ना तथा पिंगला होती हैं। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, महर्षि पतंजलि के निम्न में से किसे योग का तीसरा नेत्र कहा जाता है? तो आसन को योग का तीसरा नेत्र कहते हैं। वहीं अगला प्रश्न है, आसन सिद्ध हो जाने पर निम्न में से किसका द्वंद्व समाप्त हो जाता है? तो आसन सिद्ध हो जाने पर सर्दी गर्मी, लाभ हानि, भूख प्यास, जय पराजय, मान अपमान, शरीर मन, इन सभी का द्वंद्व समाप्त हो जाता है। अतः राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, योग में मन के विकेंद्रीकरण को क्या कहते हैं? तो योग में मन के विकेंद्रीकरण को ध्यान कहते हैं। वहीं अगला प्रश्न है, योग में चरम चैतन्य को क्या कहते हैं? तो योग में चरम चैतन्य को समाधि कहते हैं।